ट्रिगर फैक्टर समझने हो या ऐसे रिस्क समझने हो कि कौन से लोग स्टमक अल्सर होने के रिस्क पर हैं, वो ऐसे क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे हो सकता है कि वो स्टमक अल्सर की तरफ रोज अपने आप को बढ़ा रहे हो। स्मोकिंग, हम्म, अल्कोहल का कंजम्पशन, ये आपकी जो डिफेंस लेयर है मिकोजा की उसको ब्रीच करती है। उसके अलावा ओवर द काउंटर एनसेड्स कॉमनली देखने को मिलता है। एनसेड्स मीन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसको लोग जैसे एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेन है, जो टैबलेट बहुत कॉमनली यूज की जाती है, इनको हम एनसेड बोलते हैं। ओवर द काउंटर इनका यूज करने की वजह से जो हमारी डिफेंसिव लेयर है मिकोजा की वो ब्रेक हो जाती है। मुझे लगता था बस पेट में जलन हो रही है, कुछ भी खा के ऐसा लग रहा था कि बस खाना पच नहीं रहा है, पेट में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, गैस बन रहा है। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो शुरुआत में समझ जाना चाहिए कि शायद ये स्टमक अल्सर की तरफ इशारा हो सकता है। अल्सर में मैक्सिमम केसेस में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है। अगर वो दर्द खास करके खाली पेट या खाना खाने के बाद पैटर्न चेंज कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि खाना खाने के बाद पेट में जो अल्सर का दर्द होता है टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। ओके। तो इसमें कहीं न कहीं अल्सर सस्पेक्ट करते हैं। उसके अलावा रिफ्लक्स प्रॉब्लम कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद सीने में आपको जलन हो रही है या डकारें आ रही हैं, लेटने के बाद आपको रिफ्लक्स हो रहा है। ये प्रोबेबली रिफ्लक्स सिम्पटम्स हैं। ठीक, क्या अगर स्टमक अल्सर हो रहा है तो पेट का कुछ हिस्सा काटना पड़ जाता सर्जरी की रिक्वायरमेंट केवल आती है कॉम्प्लिकेटेड अल्सर्स में, जैसे ब्लीडिंग हो जाना या फिर परफोरेशन हो जाना, जैसे मैंने बोला छेद हो जाता है, तो उस केस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट आती है। है? हम डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने के लिए, तो उसके बाद आप हमें थोड़ा सा एक प्रोसीजर बता सकते हैं कि उस पेशेंट में क्या इवैल्यूएट किया जाता है, कैसे प्रोसीजर होता है? तो मैक्सिमम केसेस में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एंटासिड्स और पीपीआई होते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एंटीबायोटिक्स। मैक्सिमम पेशेंट रेस्पॉन्ड कर जाते हैं। अगर पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है, ये भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि हाँ, जो हमने ट्रीटमेंट अल्सर का दिया है रिफ्लक्स का वही है, क्योंकि अच्छा। कंट्रोल हो रहा है। बट अगर सिम्पटम कंट्रोल नहीं होते, उन केसेस में फिर हम थोड़ा-सा एंडोस्कोपी का सहारा लेते हैं, चेक करने के लिए कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, व्हाई द पेशेंट, ये पेशेंट मेडिसिन से क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर तो रहा। बच्चों में अगर अल्सर हो रहा है तो क्या बड़ों के हिसाब से ही सेम सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सेम? बच्चों में अल्सर वैसे बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, बट येस, बच्चों में भी होते हैं एंड सिम्पटम सेम होते हैं जैसे एडल्ट्स में। अच्छा डॉक्टर, इसमें क्या कैफीन का भी उतना ही रोल होता है? जो लोग चाय कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं उनमें भी है चांसेस स्टमक अल्सर बनने के? अगर ऑलरेडी आपका लाइफ़स्टाइल वगैरह या बाकी चीज़ें कंप्रोमाइज़्ड हैं और एच पायलोरी का इन्फेक्शंस है, ऑलरेडी अल्सर है, तो ये आपके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ा देंगी, तो उससे अल्सर की हीलिंग बहुत डिले हो जाती है। अगर अल्सर हो चुका है तो कैंसर में तब्दील होने के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कैंसर के सिम्टम्स क्या नॉर्मल अल्सर के सिम्टम्स से अलग हो सकते हैं? कैंसर के सिम्पटम्स कुछ ओमियस सिम्पटम्स है जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ऑल ऑफ ए सडन अगर किसी को अल्सर की प्रॉब्लम चल रही है सालों से और रिसेंटली देखा कि उसका भूख भी डाउन हो गया है, भूख कम हो गई, वेट लॉस होने लगा है, वजन कम या हो फिर ऑन एंड ऑफ बीच में स्टूल ब्लैक आने लगा है, गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स हैं जो हमें प्रिडिक्ट कराते हैं कि यस, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड। क्या दवाइयाँ अगर एक बार खा ली तो अल्सर पूरी तरह से खत्म हो जाता है या फिर से वो वापस आ सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने मेडिसिन ली है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, सुपरवाइज ट्रीटमेंट में हो, एक बार आपका अल्सर अगर हील हो चुका है तो आपको लाइफस्टाइल फिर चेंज करना है। आपको जो उसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, और इनको आपको अवॉइड करना है। जैसे स्पाइसी खाना होता है, बहुत ज़्यादा। ऑयली खाना है जिसमें फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स हैं या फूड हैं, वो भी आपके जब आप खाते हैं तो उससे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन बढ़ जाती है। अच्छा। तो डिफेंसिव लेयर आपका कम काम करता है, ऑलरेडी अल्सर है अंदर, एसिड और ज़्यादा बन रहा है, तो बेसिकली उसको हील नहीं होने देता। इंडिया में हम पेट के अल्सर को जितना छोटा और जितना कम खतरनाक बीमारी समझते हैं, ये उतनी ही ज़्यादा डेंजरस है। आपको बता दें, एक स्टडी के मुताबिक बताया गया है कि इंडिया में लगभग 11% ऐसे लोग हैं जिन्हें लाइफ में कभी ना कभी स्टमक अल्सर का शिकार होना पड़ सकता है। साथ ही डब्ल्यूएचओ की एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि साल 2020 में करीब 68,000 लोगों की डेथ जो है वो स्टमक अल्सर के कारण हुई थी, जो कि कैंसर में तब्दील हो चुकी थी। ऐसे में स्टमक अल्सर जो है वो एक अपने आप में ही बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसके बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आखिर वो है क्या? आपका गलत खान पान, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का यूज़ करना, स्मोकिंग, या फिर ऐसी कोई अंडरलाइंग बीमारी जिसे आप लंबे समय से इग्नोर कर रहे हैं?
इसी पर डिस्कस करने के लिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम स्टमक अल्सर्स के बारे में बात करेंगे और इसके सिग्नल जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे शरीर हमको दे रही होती है और हम लंबे समय से उसे नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, ताकि समय रहते इसका पता लगाया जा सके, अर्ली स्टेजेस पर इसको ट्रीट किया जा सके और खुद को स्टमक अल्सर होने वाले जितने भी ट्रिगर फैक्टर्स हैं उनसे बचा कर रखा जा सके। इसके लिए इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर कपिल कुमार कुर्सीवाल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, हम पॉडकास्ट से पहले बात ही कर रहे थे, आप अपने एक पेशेंट के बारे में बता रहे थे जो कि इंजीनियर हैं, काम करते हैं, 9 to 5 उनकी जॉब है। 3 महीने से उनको लगातार पेन था। बाद में जब आपने इंडोस्कोपी करके चेक किया तो पता चला कि कैंसर है। हालांकि अर्ली स्टेजेस में पकड़ा गया तो आपने उनका ट्रीटमेंट Yes. कर दिया। इस केस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या किसी भी इंसान को 3 महीने से पेन रह रहा है, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं लग रहा है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है, और क्या स्टमक अल्सर कैंसर में भी बदल सकता है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास, आपकी बॉडी हमेशा आपसे बात करती है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी के अंदर चल रही है तो आपकी बॉडी आपको संकेत देती है, वी नीड टू बी अवेयर। जैसे ये जो जेंटलमैन थे, 32 ईयर मेल जेंटलमैन हु वाज वर्किंग इन अ आईटी कंपनी, वेरी नॉलेजेबल, वेरी वर्स, बट ही वाज इग्नोरिंग हिज सिम्पटम्स। करेक्ट। सो ही वाज हैविंग अ, उनको बार बार पेट के ऊपर वाले हिस्से में बार बार रिकरेंट पेन के अटैक्स हो रहे थे। एंड रिसेंटली फॉर द लास्ट 1 मंथ उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनकी भूख भी कम हो गई है, वेट लॉस भी हो रहा है, ब्लैक कलर के स्टूल्स आने लगे हैं। सो इन सिम्टम्स के साथ वो हमारे पास आए। दीज आर द बेसिकली ऑमनियस सिम्टम्स, जिसमें वी सस्पेक्टिंग के कोई मैलिग्नेंट प्रोसेस तो नहीं चल रहा है बॉडी के अंदर, दैट मीन्स अ कैंसर का प्रोसेस। तो हमने उनकी एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी में वी फाइंड अ अल्सर, बट दैट अल्सर वाज नॉट द टिपिकल अल्सर दैट वी सी इन अ जनरल पॉपुलेशन, जिसमें देखने को मिलता है। तो हमने उसका एक बायोप्सी बेसिकली टुकड़ा लिया गया, उसको टेस्ट किया गया, वो मैलिग्नेंट आया, दैट मीन्स कैंसर में आया। अच्छा। बट द फॉर्चुनेट थिंग वाज दिस कैंसर वाज डिटेक्टेड बहुत ही अर्ली फेज में। तो वी डिड अ सर्जरी, उनकी हमने सर्जरी की रोबोटिक, एंड कुछ पार्ट ऑफ द स्टमक हमने रिमूव किया, दोबारा से रिकनेक्ट किया, एंड नाउ ही इज ओके। ओके, ठीक बट है। वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर आई वुड रादर से कि वो रिस्क फैक्टर था, ही वाज अ स्मोकर। स्ट्रेस, एंजाइटी, बैड लाइफस्टाइल, जो कि आजकल हम डे टू डे कॉमन। लाइफस्टाइल में देख रहे हैं सबका। सो ये सारे ट्रिगर्स हैं जो बेसिकली लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर को कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं मैलिग्नेंट प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल, तो आपने जैसा बताया कि वो जो इंसान थे 32 साल की उम्र में ही जी उनको इस तरह की चीज़ जो है वो पकड़ी गई, जी उनका डिटेक्ट हो गया। इसके अलावा स्मोक भी करते थे, उनकी खराब लाइफ़स्टाइल भी थे, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा लेते जी थे। तो अगर हमें ट्रिगर फैक्टर समझने हो या ऐसे रिस्क समझने हो कि कौन से लोग स्टमक अल्सर होने के रिस्क पर हैं, वो ऐसे क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से धीरे-धीरे हो सकता है कि वो स्टमक अल्सर की तरफ रोज़ अपने आप को बढ़ा रहे हों, वो क्या होंगे? मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा कि जो हमारा पेट है जिसको हम अमाशय बोलते हैं, उसमें बेसिकली 3 लेयर होती है। सबसे अंदरूनी लेयर जिसको हम म्यूकोज़ा सबम्यूकोज़ा कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसिड रिलीज़ करती है, म्यूकस रिलीज़ करती है डिफेंस के लिए। एसिड का काम होता है डाइजेशन, उसके अलावा मस्कुलर लेयर, फिर एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर। सो बेसिकली ये स्ट्रेंथ के लिए है। अल्सर का मतलब है आपकी जो इनर मोस्ट लेयर म्यूकोज़ा सबम्यूकोज़ा है, उसके अंदर घाव बन जाना। इस घाव को ही हम अल्सर के फॉर्म में जानते हैं। और बेसिकली मैक्सिमम केसेस में ये जो अल्सर देखने को मिलता है, एक एच पाइलोरी का इन्फेक्शन जो इंडिया में बहुत कॉमन है, वो क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से उसमें अल्सर बनना शुरू हो जाता है। उसके अलावा काफ़ी सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जैसे मैं कहूँ कि स्मोकिंग, अल्कोहल का कंजम्पशन, ये आपकी जो डिफेंस लेयर है म्यूकोज़ा की उसको ब्रीच करती है। उसके अलावा ओवर द काउंटर एनसेड्स कॉमनली देखने को मिलता है। एनसेड्स मीन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसको लोग जैसे एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेन है, जो टैबलेट बहुत कॉमनली यूज की जाती है, इनको हम एनसेड बोलते हैं। ओवर द काउंटर इनका यूज करने की वजह से जो हमारी डिफेंसिव लेयर है म्यूकोज़ा की वो ब्रेक हो जाती है। और सुपर एडेड जो हमारे इन्फेक्शंस हैं, मोस्ट कॉमन जो एच पाइलोरी है, ये जिम्मेदार हैं अल्सर के लिए। ठीक है।
तो अगर हमें इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझना हो, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आजकल जिस हिसाब से लोग ओवर द काउंटर खुद से जाकर के दवाइयाँ ले रहे हैं, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, या छोटा-मोटा कोई भी पेन होता है, तो तुरंत उनकी जो पेन किलर खाने की आदत है, ये ना कहीं धीरे-धीरे आगे बढ़ कर के आपको स्टमक अल्सर की तरफ बढ़ा सकती है? बिल्कुल। अ, अगर हम बात करें आजकल ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन इजीली अवेलेबल हैं हाँ, और सबसे फॉर्चुनेट ये है कि आप जब एंटासिड्स लेते हो या फिर पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो एसिड सेपरेशन के लिए लिए जाती है, आप जैसे ही लेते हो टेम्परेरी रिलीफ दे देते हैं आपको, करेक्ट। तो आपको लगता है सब कुछ चीज़ें ठीक हुँ, चल रही है। बट लॉन्ग प्रोसेस में अगर आप उनको देखें, रिपीट उनका यूज़ करना या पेन किलर बार बार खाना, अनसुपरवाइज लेना, ये आपके जो अंडरलाइंग डिजीज़ है उसको लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा बढ़ा देता है। बढ़ा देते हैं। तो कुछ सिम्पटम्स हैं, जैसे अगर आप रिसेंटली फेस कर रहे हैं कि आपका जो पेन पैटर्न है चेंज हो रहा है। हुँ, हुँ। अल्सर के पेन के अगर बारे में मैं बात करूँ तो अल्सर का जो टिपिकल पेन पैटर्न होता है, वो खाली पेट आपको पेन होगा, खाना खाने के बाद उसमें रिलीफ आएगा। हुँ, उसके अलावा जैसे आपने फ्राइड कुछ खा लिया या फिर स्पाइसी कुछ ले लिया या फिर आपने अल्कोहल स्मोकिंग किया, ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो उसके अल्सर के सिम्पटम्स को और ट्रिगर कर देते हैं। बढ़ा देते हैं। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको टाइमली डॉक्टर से सलाह लेनी है। उसके अलावा जो कुछ ऑब्वियस साइन्स हैं जो हमें हिंट करते हैं कि आपके अल्सर में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हुँ, हुँ। कॉम्प्लिकेशंस जैसे उसमें ब्लीडिंग होना या फिर परफोरेशन होना। ब्लीडिंग कैसे पता लगती है? आपके वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है या फिर आपका जो स्टूल है या मल का कलर काला होता जा रहा है। ये साइन्स है कि आपके अल्सर में ब्लीडिंग भी हो रही है। ओके। उसके अलावा परफोरेशन, उसमें परफोरेशन में क्या होता है कि जो अल्सर है वो डीप डाउन होते-होते पूरी जो लेयर है स्टमक की उसको परफोरेट कर देता है। वो सच में एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें तुरंत-तुरंत आपको इमरजेंसी एडवाइस लेना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है और मैक्सिमम केसेज़ में ऑपरेशन की नौबत तक आ जाती है। ओके। उसके अलावा जो सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है अल्सर का जो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, उसका कैंसर में तब्दील होना। अगर किसी को साथ में ब्लैक कलर स्टूल्स आ रहे हैं, हुँ, अगर भूख भी डाउन हो जा रही है या वेट लॉस हो रहा है, ये कहीं न कहीं सिम्पटम्स हैं कि यस, अंदर मैलिग्नेंट प्रोसेस में कन्वर्जन हो सकता है और कैंसर आपको पनप रहा है। यस, आपको टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा कि जो पेन किलर्स हैं, वो कहीं न कहीं आगे चल कर के हमारी बीमारी को और बढ़ा देते हैं। यस, आपको इंस्टेंट रिलीफ थोड़ी देर के लिए दे देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इनका साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अगर हमें एक अनुमानन अंदाज़ा लगाना हो कि अगर कोई इंसान कितने बेसिस पर पेन किलर्स खा रहा है, तो हो सकता है उसे आगे चल के स्टमक अल्सर हो जाए। अगर वो महीने में 1 बार खा रहा है, हफ्ते में 1 बार खा रहा है, तो ऐसा कुछ आइडिया या कोई डेटा है ऐसा? देखो, अगर मैं डॉक्टरी भाषा में बात करूँ तो जो शॉर्ट टर्म पेन किलर होते हैं, जैसे हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, हमने हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पेन किलर का सपोर्ट दे दिया फॉर अ डिजीज़ के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो पेन किलर लिए जाते हैं सुपरवाइज़, दे आर एब्सोल्युटली सेफ, सेम, बट उनके साथ हमें थोड़ा-सा एंटी अल्सर ड्रग भी कंबाइन करके देना होता है। ठीक है। बट येस, अनसुपरवाइज़्ड लॉन्ग स्टैंडिंग जो पेन किलर लेते हैं, हुँ, जैसे काफ़ी बार ओल्ड एज में हम देखते हैं, ओल्ड एज में नी प्रॉब्लम हो रही है, हुँ, जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही हुँ, है, बॉडी एक हो रहा है, तो उसके लिए ऑफ काउंटर ये लोग रेगुलर बेसिस पे पेन किलर लेते हैं। तो लेते कहीं हैं। न कहीं इन पेशेंट्स में अल्सर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ज़्यादा रहती है, बिल्कुल। आप जैसे अपने उस पेशेंट के बारे में बता रहे थे, तो जी, आपने कहा कि उनको स्मोकिंग हैबिट भी थी और फिर आप बता रहे थे कि अल्कोहल पीने की वजह से भी स्टमक का जी, अल्सर जी। कहीं न कहीं ट्रिगर होता है। तो जो लोग शराब का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या किसी भी तरह के इस तरह के नशीले पदार्थ का वो जो जी। सेवन करते हैं, उनमें चांसेज़ हैं कि आगे चल के स्टमक अल्सर बनता है? और अगर ऐसा भी कोई इसका भी डेटा है कि डेली पी रहे हैं तो ज़्यादा चांसेज़ है, अगर वन्स इन अ व्हाइल पी रहे हैं तो कम चांसेज़ है? देखिए, अगर हम अल्कोहल की बात करें या स्मोकिंग की, दी बोथ आर डेंजरस। डेंजरस, करेक्ट। आप चाहे ज़हर को थोड़ा लें या हुँ, ज़्यादा लें, उसका इफ़ेक्ट बराबर ही होता है बॉडी पे, हुँ, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी कंज़्यूम किया है तो 48-72 आवर्स में इसका इफ़ेक्ट आएगा। हुँ, हुँ, इनका इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है बॉडीज़ पे बिल्कुल, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद इनका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है व्हेन इट्स टू लेट। करेक्ट, तो बेटर तो यही है कि आप इनको अवॉइड करें, हाँ, क्योंकि दीज़ आर नॉट द गुड थिंग्स फॉर द योर बॉडी। हुँ, और ये स्पेशली स्मोकिंग की मैं अगर बात करूँ या अल्कोहल की बात करूँ, केवल ये अल्सर के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। मैक्सिमम अगर आप कैंसर्स की बात करें बॉडी के, तो स्मोकिंग आप देखोगे मोर देन 90% केसेज़ में स्मोकिंग लिंक्ड होती है कैंसर डेवलपमेंट के साथ। करेक्ट,
तो ओवरऑल दीज आर नॉट गुड थिंग, बेटर टू अवॉइड ही करना है। एग्जैक्टली अच्छा डॉक्टर, मेरा ना एक फ्रेंड था जिसको अभी हाल ही में स्टमक अल्सर डिटेक्ट हुआ था, बट उसकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जी। उसका खान पान बहुत ज़्यादा ख़राब था, रोज़ बाहर का खाना, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल का कंजप्शन भी उनका बहुत ज़्यादा था। लेकिन उनको जो सिम्टम्स आ रहे थे वो गैस और एसिडिटी जैसे आते थे। उन्हें लगता था बस पेट में जलन हो रही है, कुछ भी खा के ऐसा लग रहा था कि बस खाना पच नहीं रहा है, पेट में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, गैस बन रहा है। जी। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो शुरुआत में समझ जाना चाहिए कि शायद ये स्टमक अल्सर की तरफ इशारा हो सकता है। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि अल्सर, एक तो गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ओके। फिर एक रिफ्लक्स डिजीज़ हो गई, उसके अलावा आईबीएस, जो कि आज की डेट में काफ़ी प्रेवलेंट है सोसाइटी के अंदर। अल्सर में मैक्सिमम केसेज़ में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है। अगर वो दर्द ख़ास करके खाली पेट या खाना खाने के बाद पैटर्न चेंज कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि खाना खाने के बाद पेट में जो अल्सर का दर्द होता है, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। ओके। तो इसमें कहीं न कहीं अल्सर सस्पेक्ट करते हैं। उसके अलावा रिफ्लक्स प्रॉब्लम, कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद सीने में आपको जलन हो रही है या डकारें आ रही हैं, या लेटने के बाद आपको रिफ्लक्स हो रहा है। ये प्रोबेबली रिफ्लक्स सिम्पटम्स हैं। ठीक और है। उसके अलावा एक आईबीएस, जैसे आईबीएस में क्या होता है कि आपको ब्लोटिंग फ़ील होगी, एब्डोमेन में क्रैम्प्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कहीं न कहीं स्ट्रेस और लाइफ़स्टाइल उसके लिए ज़िम्मेदार है। तो मोटे तौर पे आप अगर हिस्ट्री देखें पेशेंट की, तो कहीं न कहीं हमें क्लू दे देता है कि कौन-सा सिम्पटम्स है जो रिफ्लक्स की तरफ इशारा कर रहा है, अल्सर की तरफ इशारा कर रहा है, या आईबीएस इन्फ्लेमेटरी इरिटेबल बाउल बाउल सिंड्रोम की सिंड्रोम। तरफ इशारा कर रहा है। ओके, मतलब तीनों के जो लक्षण होंगे वो अलग अलग हाँ, ही होंगे। बट आ, काफ़ी बार ओवरलैप भी करता है। अच्छा, मतलब एक दूसरे की तरह यस, सिमिलर भी हो सकता यस, है। यस। तो मेरे जो हम फ्रेंड की बात बता रहे थे, तो उनको जब स्टमक अल्सर डिटेक्ट हुआ था ना, तो उन्होंने अपना चेकअप कराया, डॉक्टर ने बोला अल्सर है, इसको ठीक कर लो, ये सब चीज़ें छोड़ दो। जी, छोड़ी उन्होंने, 2 महीने के बाद उनका अल्सर ठीक हो गया, डॉक्टर ने ऐसा उनको बोल दिया। जी, अब ही वाज़ वेरी हैप्पी कि अब तो मेरा अल्सर ठीक हो गया, अब मैं वापस से अपने नॉर्मल लाइफ़ में चला जाऊँगा। मैं फिर ओके। से बाहर का खाऊँगा, फिर से स्मोक करूँगा, फिर से अल्कोहल का कंज़म्पशन करूँगा, क्योंकि अब तो मुझे एक बार स्टमक अल्सर होकर के ठीक हो गया, अब दोबारा थोड़े होगा। चांसेस है अगर वो फिर से उसी ज़िंदगी में गए तो दोबारा से अल्सर हो जाएगा। 100%। हुँ, गैस्ट्रिक अल्सर, रिकरेंट अल्सर्स भी होते हैं। ओके। अगर जो ट्रिगर फैक्टर्स आपके इनिशियल डेवलपमेंट के लिए अल्सर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप उसको कट ऑफ कर लेंगे तो बेटर है। हुँ, बट अगर आप दोबारा से वही ट्रिगर फैक्टर दोबारा स्टार्ट करेंगे बॉडी में, तो डेफिनेटली वो अल्सर दोबारा से रिमर्ज होगा। हुँ, ओके। तो अगर दोबारा बार-बार अल्सर बन रहा है, तो कितनी बार अल्सर अगर बनता है शरीर में, तो वो कैंसर में तब्दील होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए इट्स नॉट अबाउट द रिकरेंट अल्सर या फिर टाइम ड्यूरेशन, बट यस, इसके साथ बाकी फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स। काफ़ी लोगों के फैमिली में अगर हिस्ट्री है कैंसर डेवलपमेंट की, या फिर क्रॉनिक स्मोकर हैं, अल्कोहल है, बैड लाइफस्टाइल है, एनवायरमेंटल हज़ार्ड वगैरह हैं, तो इन ये भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है मैलिग्नेंट मतलब कैंसर तब्दीली में। इट्स नॉट अबाउट कि केवल अल्सर का कैंसर में तब्दील होता है, बट येस, जितने लंबे समय तक अल्सर रहता है, उसके कैंसर में डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ बढ़ जाते हैं। जाता है, करेक्ट। अच्छा, आप डॉक्टर शुरुआत में कह रहे थे कि हमारी बॉडी हमें कई बार पुकार रही होती है, हम सुन नहीं पाते हैं उससे। तो हमारी बॉडी फिर हमें ऐसे क्या सिग्नल्स दे रही होती है जो बता रहा होता है कि शायद ये स्टमक अल्सर की तरफ इशारा हो सकता है, टाइम रहते आप सुन लो वरना गड़बड़ हो सकती है? देखिए, अगर पेट के ऊपरी हिस्से में बार-बार दर्द हो रहा है, हुँ, और जैसा कि मैंने बताया, अगर खाने से इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। खाली पेट आपको पेन हो रहा है, खाना खाया उससे ट्रांजिएंटली आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है, या पेन सप्रेस हो जा रहा है। उसके अलावा अगर आपको ब्लैक कलर के मोशन आने लगे हैं, या फिर वंस इन अ व्हाइल वॉमिटिंग में हल्का-फुल्का ब्लड आ रहा है, ब्लड तो है। ये संकेत दे रहा है कि ये अल्सर है, और अल्सर में पॉसिबली ब्लीडिंग भी हो रही है। ओके। तो ऐसे सिम्पटम्स को अगर आप देख रहे हैं, तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। हुँ। आप टाइमली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि उसको टाइमली डिटेक्ट करके उसको ट्रीट किया जा सके। ये अर्ली सिम्पटम्स हो जी। सकते हैं। तो अगर अल्सर बहुत ज़्यादा शरीर में पनप चुका है और बहुत ही ज़्यादा हमारे पेट को ख़राब कर चुका है, तो कोई लेट स्टेजेस के भी सिम्पटम्स होते हैं जो एकदम इमरजेंसी सिचुएशन की तरफ इशारा करते हैं कि नहीं अब तो फिर हमें बिल्कुल भी नहीं, वेट नहीं जैसे करना मैंने चाहिए? आपको बताया, देखो, वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्प्लिकेशन जो है अल्सर के, वो है एक ब्लीडिंग। ब्लीडिंग। काफ़ी बार ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड होती है कि उसमें इमरजेंसी सर्जरी या फिर इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ब्लीडिंग कहाँ से? ब्लीडिंग अल्सर के बेस से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पेट के अंदर परत है, परतों के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स भी रन कर रही होती है। हाँ। जब अल्सर इतना ज़्यादा डीप हो जाता है, तो ब्लड वेसल को भी इरोड कर देता है, तो वहाँ से फिर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो काफ़ी बार ब्लीडिंग इतनी सीवियर होती है कि हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन या फिर इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट आए। अच्छा। या काफ़ी बार जब अल्सर परफोरेट हो जाता है वॉल में, तो उसका सारा कंटेंट आपके पेट के अंदर लीक हो जाता है। उससे आपको केमिकल पेरिटोनाइटिस हो जाता है, सेप्टिक फैल जाता है बॉडी में। उसके लिए भी
अर्जेंट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट आती है। ये जो आपने 2 टर्म्स बताए इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करके बताइएगा? जैसे उसका परफोरेशन मतलब उसमें छेद हो जाना, पेट में? पेट के आँत में, अच्छा, पेट की परतों में छेद हो जाना, वहाँ से फिर सारा आपका लीक जो होने पेट का लगता है। रस वगैरह है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह है, बाइल वगैरह है, वो सारा लीक होता है। हुँ, तो उससे जो है पेट में एक केमिकल पेरिटोनाइटिस मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, इन्फेक्शन फैलने लगता है, बॉडी में सेप्टिक हो जाती है। उसमें हुँ। हमें अर्जेंटली मेडिकल हेल्प एडवाइस लेनी पड़ती यस है। हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, और काफ़ी बार मैक्सिमम केसेज़ में उसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी आती है। तुरंत। जी, आपने सर्जरी की जब बात की तो आप शुरुआत में कह रहे थे कि पेट का कुछ हिस्सा काटना भी पड़ता है। तो जी। क्या अगर स्टमक अल्सर हो रहा है तो पेट का कुछ हिस्सा काटना पड़ जाता है? देखिए मैक्सिमम केसेज़ में जो अल्सर होते हैं स्टमक के वो मेडिकली ट्रीटेबल होते हैं। ठीक है। काफ़ी पोटेंट मेडिसिन्स हैं हुँ, जो हुँ। अल्सर्स को ट्रीट कर देती है, ओके। क्योर कर देती हैं अलोंग विद द चेंजेज़ इन योर लाइफ़स्टाइल। हुँ, ठीक है? अकेले दवाई काम नहीं करेगी। यस। हुँ, उसके अलावा सर्जरी की रिक्वायरमेंट केवल आती है कॉम्प्लिकेटेड अल्सर्स में, जैसे ब्लीडिंग हो जाना या फिर परफोरेशन हो जाना, जैसे मैंने बोला छेद हो जाता है, तो उस केस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट आती है। और ठीक है। काफ़ी केसेस जो कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये कैंसर में तब्दील हो जाता है, तब हमें कैंसर के हिसाब से उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ द स्टमक हमें काट के निकालना पड़ता है। ओके। तो स्टमक अल्सर के भी क्या अलग-अलग स्टेजेज़ होते हैं जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, इसको आप मेडिकली ठीक कर सकते हैं या इसमें सर्जरी की ज़रूरत है? देखिए, अगर अल्सर को अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, तो मैक्सिमम केसेस में वो मेडिकली ट्रीट हो जाता है। हुँ, बट एज़ सच डिफरेंशिएट करना कि ये मेडिकली ट्रीट होगा या सर्जरी की रिक्वायरमेंट आएगी, वेरी डिफिकल्ट। बट ओके। मैक्सिमम केसेस में सिम्पटम्स के बेसिस पे हम अर्ली डिटेक्ट करके उसको मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। तो कैसे डिटेक्ट करते हैं आप? शुरुआत में कह रहे थे कि एंडोस्कोपी की जाती है, तो क्या पेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती है जो पता लगाती है कि अल्सर कितना फैला है या जी, कितना डेडली है? जैसे मैंने बताया कि जो मेन कारण है अल्सर का वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। ठीक है। उसके लिए काफ़ी टेस्ट अवेलेबल हैं, आपके ब्लड के थ्रू, आपके स्टूल के थ्रू या आपकी ब्रेथ टेस्ट भी होती है एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए। उसके अलावा जो हम एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी में एक बेसिकली फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो आपके फूड पाइप में इंसर्ट किया जाता है। उसके टिप में मुँह के एक रास्ते? यस, हुँ, उसके टिप में एक कैमरा माउंट होता है, तो उससे हमें अंदरूनी सारा स्ट्रक्चर नज़र आता है और अच्छा। अल्सर उससे डिटेक्ट हो जाता है। और एट द सेम टाइम अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसमें एच पाइलोरी के लिए टेस्टिंग के लिए बायोप्सी भी ले सकते हैं, या फिर अगर हमें डाउट हो रहा है कि भई इसमें कैंसर तब्दील तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी हम बायोप्सी या टुकड़ा लेके चेक कर सकते हैं। टुकड़ा लेके कैसे चेक करते हैं कैंसर का? उसमें बहुत माइन्यूट सा हार्डली 1 या 2 एमएम का हम टुकड़ा निकालते हैं, पेट के अंदर से, पेट के अंदर से, अल्सर से। अल्सर से और फिर जी, उसका उसको फिर चेक किया जाता है। तो अल्सर अगर कैंसर में तब्दील हो चुका है, तो क्या फिर वो चीज़ें देखी जाती है और फिर पेशेंट को तुरंत कैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ बढ़ावा दिया जाता देखिए, है? अगर कैंसर में तब्दील हुआ है या फिर हमने जो टुकड़ा लिया है, अगर वो कैंसर शो करता है, तो हुँ। फिर उसके लिए हमें स्टेजिंग कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल्स हैं, वो फ़ॉलो करने होते हैं। उसको स्टेज करना होता है, उसके हिसाब से फिर हम उसको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ओके। तो अगर जैसे आपने बोला कि हम बताना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि इसको हम मेडिकली ट्रीट करें या अगर इसको ज़्यादा जी। ट्रीटमेंट सर्जरी की तरफ है वो ट्रीट करें। मेडिकली भी अगर ट्रीट किया जा रहा है अल्सर को, तो क्या दवाइयाँ अगर एक बार खा ली तो अल्सर पूरी तरह से खत्म हो जाता है या फिर से वो वापस आ सकता है? देखिए, अल्सर को बार-बार दोबारा आने की संभावनाएँ रहती हैं। रहती है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आपने मेडिसिन ली है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, सुपरवाइज़ ट्रीटमेंट में हो, एक बार आपका अल्सर अगर हील हो चुका है, तो आपको लाइफ़स्टाइल फिर चेंज करना है। ओके। आपको जो उसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, हुँ। जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, उसके अलावा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, और इनको आपको अवॉइड करना है। अवॉइड स्ट्रेस को करना। कैसे कम कर सकते हैं? आप योगा कर सकते हैं, हुँ। एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, है ना? मेडिटेशन कर सकते हैं, और बाकी लाइफ़स्टाइल चेंजेस बाकी जैसे लाइफ़स्टाइल आपने कहा चेंजेज़। डाइट वगैरह। जी। डाइट में है कुछ ऐसे खाने की चीज़ें जो यस, अल्सर को डाइट में ज़्यादा है। बढ़ाती हैं? यस, डाइट में अगर मैं बात करूँ, जैसे स्पाइसी खाना होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली दिक्कत खाना होती है है। हुँ। जिसमें फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स हैं या फूड हैं, वो भी आपके जब आप खाते हैं तो उससे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन बढ़ जाती है। अच्छा। तो डिफेंसिव लेयर आपका कम काम करता है। ऑलरेडी अल्सर है अंदर, एसिड और ज़्यादा बन रहा है, तो बेसिकली उसको हील नहीं होने देता। तो जिन्हें अल्सर है उन्हें सिट्रस फ्रूट्स नहीं बिल्कुल, खाना उनको चाहिए। नहीं लेना है। संतरा, मौसम्बी, नींबू जी, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी हाँ, चाहिए। नॉर्मल लोग तो खा सकते हैं नॉर्मल ना? लोग खा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हमें पता चल गया है कि हमारे शरीर में जो है शायद ये जो सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं वो अल्सर की तरफ हो सकते हैं।
हम डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने के लिए, तो उसके बाद आप हमें थोड़ा सा एक प्रोसीजर बता सकते हैं कि उस पेशेंट में क्या इवैल्यूएट किया जाता है, कैसे प्रोसीजर होता है, ताकि एक आइडिया लग जाए लोगों को कि शायद देखिए, अगर लक्षण दिख रहे हैं तो। मैक्सिमम केसेस में हमें जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो हिस्ट्री से हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस मिल जाता है कि दिस जेंटलमैन और लेडी सफरिंग फ्रॉम द अल्सर अच्छा। और रिफ्लक्स डिजीज। तो मैक्सिमम केसेस में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम एंटासिड्स और पीपीआई होते हैं। हम्म। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एंटीबायोटिक्स। मैक्सिमम पेशेंट रेस्पॉन्ड कर जाते हैं। अगर पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है, ये भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि हाँ, जो हमने ट्रीटमेंट अल्सर का दिया है रिफ्लक्स का, वही है, क्योंकि अच्छा। कंट्रोल हो रहा है। बट अगर सिम्टम कंट्रोल नहीं होते, उन केसेस में फिर हम थोड़ा-सा एंडोस्कोपी का सहारा लेते हैं, चेक करने के लिए कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, व्हाई द पेशेंट, ये पेशेंट मेडिसिन से क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है। तो उस केसेस में हमें एंडोस्कोपी या फिर अदर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट आती है। तो कैसे पता चलेगा कि अल्सर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे ऊपर, अगर हम दवाइयाँ खा रहे हैं तो असर कर रही है हमारी बॉडी आपके पर? सिम्पटम कंट्रोल हो जाएँगे। सिम्टम्स आपको जैसे रिकरेंट पेन हो रहा है, वो सबसाइड हो जाएगा। यू विल क्लिनिकली फील कि आपको बेटर फील हो रहा है। आपको ओवरऑल जो बॉडी की लैंग्वेज है, वो इम्प्रूव होती जा रही है। ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितने दिन का जो है वो कोर्स होता है दवाइयों का? देखिए, बाय एंड लार्ज अगर मैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की बात करूँ, उसमें 2 से 3 हफ्ते का कोर्स दिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो कंप्लीट हीलिंग है अल्सर की, इट मे टेक्स फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स, मंथ्स। मतलब हफ्तों से महीनों तक लग सकता है उसके हुँ। हीलिंग में, कंप्लीट हीलिंग में। तो अगर कोई दवाइयों पर है, स्टमक अल्सर उनको हो गया है, जी। कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि अगर वो गलतियाँ फिर से करेंगे तो स्टमक अल्सर उनका हील ही उनको नहीं होगा? बिल्कुल स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं लेना है। बंद। जी। और अपना लाइफ़स्टाइल, मतलब फूड हैबिट्स भी चेंज करनी है। हुँ। फूड हैबिट्स में आप जैसे फाइबर वाले फूड्स हैं या फ्रूट्स हैं, वो ले सकते हो, जैसे बनाना है, हुँ। उसके अलावा गोभी वगैरह है। और उसके अलावा बॉडी का हाइड्रेशन अच्छा रखना है आपको। यू नीड टू टेक एडिक्वेट वाटर, मतलब आप सिप-सिप करके या थोड़ा-थोड़ा वाटर आप पूरे दिन में लीजिए, 2 टू 3 लीटर। बॉडी का हाइड्रेशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो दवाइयों के साथ जी, लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी अगर होंगे तो बेटर हो जाएगा जी, उनका अल्सर। सर्जरी की अगर हम बात करें तो अगर किसी में नहीं ठीक हो रही है अल्सर की प्रॉब्लम दवाई खाने के बाद भी, जी। सर्जरी की नौबत कब आ जाती है? फिर सर्जरी का कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है उस पेशेंट का? देखो, आज मॉडर्न एरा में अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम पेशेंट्स मोर देन 90-95% मेडिसिन से ट्रीट होते हैं। सर्जरी केवल रिज़र्व की गई है उन पेशेंट्स के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। जिसमें जैसे ब्लीडिंग हो रही है अनकंट्रोल्ड या फिर परफोरेशन हो गया है, हुँ। उनके लिए सर्जरी को रिज़र्व किया जाता है। ओके, तो अगर सर्जरी की जाती है तो आपने कहा कि पेट का कुछ हिस्सा काट दिया जाता है। इसको थोड़ा-सा बताइए इस नहीं, प्रोसेस को। पेट के हिस्से को काटने की बात आती है केवल कैंसर वाले पार्ट में। अच्छा, कैंसर बट वाले अगर पार्ट में। अल्सर है, तो अल्सर में मैक्सिमम केसेज़ में सर्जरी में या तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, और अगर ओके। परफोरेशन हुआ है तो उसमें उसको सील किया जाता है। ओके, तो अगर सर्जरी हो रही है तो क्या कट वगैरह लगाए जाते हैं पेट पे या अंदर ही अंदर? आज की डेट में देखो, इतना क्लिनिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट हो चुका है। ओपन सर्जरी रेयरली परफॉर्म की जाती है। नाउ द एरा इज़ ऑफ मिनिमल इन्वेसिव, मतलब बिल्कुल। की होल सर्जरीज़, जिसमें हमारी एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी आ गई है। ठीक है। तो हम मिनिमम से 3-4 होल्स करते हैं बॉडी में, हार्डली 5 टू 10 एमएम। उसी से मैक्सिमम केसेज़ में अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट की जाती है। तो ये होल्स फिर विद टाइम हील हो जाते हैं दीज़ या आर जस्ट 5-10 एमएम। तो दे विल हील विदिन 5-7 डेज़। 5-7 डेज़ में यस। हील हो जाता है? सर्जरी अगर किसी पेशेंट की हुई है तो फिर उनमें किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर सर्जरी हो गई है तो ये करें, ये ना करें, डू एंड डोंट्स? नहीं, देखो, बाय एंड लार्ज जब सर्जरी होती है तो आफ्टर अ वीक और 2 वीक यू कैन रिटर्न टू योर बेसिक रूटीन। रूटीन। बट यस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ द हुँ। अल्सर। हुँ। एज आई सेड, आपका फूड हैबिट, एक्सेस स्पाइसी या फिर फैटी मील, या फिर आपका स्मोकिंग, अल्कोहल, है ना, और थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना। बैठने वाले जो लोग होते हैं जिनका काम ज़्यादातर बैठ कर के करना है, 9 टू 5 जॉब वाले, क्या जी। उनमें भी रिस्क होता है स्टमक अल्सर का? देखो, ये तो ओवरऑल ट्रिगर फैक्टर्स हैं। हुँ। अगर कोई लाला अगर दुकान पे बैठा हुआ है, हुँ। इट डज़न्ट मीन कि वो उसका लाइफ़स्टाइल बैड नहीं हो सकता, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ। तो तो आपको मतलब बेसिकली लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा ट्रिगर मॉडिफ़ाई फैक्टर्स करना है। यस। पहचानने हों। अच्छा, बच्चों में अगर अल्सर हो रहा है तो क्या बड़ों के हिसाब से ही सेम सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, सेम ट्रीटमेंट होता है या उनमें कुछ अलग होता है? बच्चों में अल्सर वैसे बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, बट यस, बच्चों में भी होते हैं एंड सिम्पटम्स सेम होते हैं जैसे एडल्ट्स में। तो किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन है? आपने अब तक जितने पेशेंट्स को ट्रीट किया है, आपके पास कौन से एज ग्रुप वाले लोग ज़्यादातर आते हैं स्टमक अल्सर का केस देखो, लेके? अगर मैं बात करूँ 20 साल पहले जब हम पेशेंट्स देखते थे, हुँ। तो मैक्सिमम पेशेंट जो होते थे वो ओल्ड एज के होते थे, मोर देन 50 ईयर। 50 ये इयर्स। वो लोग होते थे जो बहुत ज़्यादा पेन किलर ले रहे हैं, हुँ। जॉइंट्स में पेन हो रहा है,
कुछ और प्रॉब्लम है उसके लिए स्टेरॉइड ले लिया। तो बिल्कुल। ये वो लोग थे जो लंबे टाइम से पेन किलर या स्टेरॉइड ले रहे थे। ठीक है। बट आज की मैं बात करूँ तो शिफ्ट हो चुका है पैटर्न। नाउ द मिडिल एज्ड जो कैटेगरी हमारी वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें मैक्सिमम है हमारे आईटी सेक्टर्स या फिर जो ऑफिस वाले बंदे हैं। हम्म। तो उनका लाइफस्टाइल अगर आप देखो, फूड हैबिट्स अगर देखो, दे ऑल आर हेवायर्ड। करेक्ट। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि स्टमक अल्सर हमें ना हो, कुछ ऐसी डाइट में है चीज़ें जो हम डेली खा सकते हैं ताकि इसके जो संभावनाएं हैं उसको कम से कम किया जा सकता है? देखो, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करना है जिसमें आप 5 टू 10 मिनट्स आप अपनी बॉडी को दो, लाइट एक्सरसाइज करो, बी इट अ वॉक या फिर जॉगिंग या फिर योगा। हम्म। उसके अलावा डाइट में आपने फ्रूट्स लो, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर वाली चीज़ें लेनी चाहिए। उसके अलावा हाइड्रेशन अच्छा रखना है बॉडी का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जी। ध्यान में रख सकते हैं। डॉक्टर, आपने शुरुआत में एक सिम्टम बताया था कि ब्लैक स्टूल आने लगता है, तो ये सबसे बड़ा जो है इमरजेंसी साइन होता है कि आपको स्टमक अल्सर के लिए चेकअप कराना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कई बार कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, तो वो कब पहचाने कि ये अल्सर वाला स्टूल हो सकता है? कितनी कंसिस्टेंटली या अगर लगातार आ रहा है तो? देखिए, अगर आप ऑलरेडी ऐसे सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो अल्सर से रिलेटेड है, जैसे हमने बताया कि ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है या फिर खाने से उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके साथ अगर आपको स्टूल का कलर ब्लैक हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके अल्सर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि इसमें शुरुआत हुई हो, हम्म। उसमें ब्लीडिंग हुई हो। बट वंस इन ए वाइल अगर किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है, आप फूड की वजह से आपने इधर उधर खाया, उसके बाद ब्लैक मोशन हो रहा है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ दी आपका जो फूड हैबिट चेंज किया है ऑल ऑफ ए सडन, उसकी वजह से हो सकता उसकी है। वजह से हो सकता है, लेकिन अगर सारे सिम्टम्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं जी। और उसमें ब्लैक स्टूल आ रहा है यस। तो ये एक इमरजेंसी साइन जी। हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, इसमें क्या कैफीन का भी उतना ही रोल होता है? जो लोग चाय कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं उनमें भी हैं चांसेस स्टमक अल्सर बनने के? यस, ये वन ऑफ द ट्रिगर फैक्टर है। जो कैफीनेटेड ड्रिंक्स है हमारी, वो क्या करती है कि आपकी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को बढ़ा देती बढ़ा है। देते हैं। तो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। अगर ऑलरेडी आपका लाइफस्टाइल वगैरह या बाकी चीज़ें कंप्रोमाइज्ड हैं हम्म। और एच पायलोरी का इन्फेक्शंस है, ऑलरेडी अल्सर है, तो ये आपके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देंगी। हम्म। तो उससे अल्सर की हीलिंग बहुत डिले हो जाती है। इवन काफ़ी बार ये ट्रिगर का काम भी करती है अल्सर के लिए। ओके, तो चाय कॉफी या जितने भी ये कार्बोनेटेड और एरेटेड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब सेम? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। बिग नो। ओके। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, अब उस तरह से उसको मार्केटिंग की जी। जाती है तो लोग लेने पर मतलब अब तो उनको टेस्ट आदत लग गई है तो वो यस, लेते ही हैं। और कई लोगों को तो लत लग जाती है चाय कॉफ़ी इट्स की। ऑल गेम ऑफ द टेस्ट। हाँ, बिल्कुल। चाय कॉफ़ी तो बहुत ऐसे लोग हैं जी। जिनको लत लगी हुई है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी बीमारियों का हल ही उनकी चाय नहीं, कॉफ़ी देखो, है। लिमिटेड क्वांटिटी में अगर कॉफी लिया जाए, दैट इज गुड फॉर लीवर एज वेल। जो ओके। ब्लैक कॉफी है, इट्स अ गुड फॉर द लीवर। बट लोग ब्लैक कॉफ़ी कम पीते हैं। लोग चीनी, दूध, मलाई सब मिला यस, करके यस। कॉफ़ी पीते हैं, बट आई गेस उसको बनाने का तरीका कई लोगों बिल्कुल, को बिल्कुल। गलत हो जाता है। स्ट्रेस भी है क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर यस, स्टमक अल्सर होने स्ट्रेस की का? वजह से भी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो भी आपके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बढ़ाती अच्छा। है। इट इज ये भी उसी तरह से काम कर रहा है जैसे आपका अल्कोहल, स्मोकिंग और बाकी चीजें काम कर रही हैं। अकेले स्ट्रेस इतना बड़ा फैक्टर है? यस, आपने देखा होगा कि जैसे मैं बात कर रहा था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, हुँ। आईबीएस, जो आज की डेट में बहुत प्रेवलेंट है हाँ। सोसाइटी में। ये मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं, ये उनको साथ में आपका एंजाइटी या फिर स्ट्रेस का होता ही कंपोनेंट होता होता है। है। ओके। और मैक्सिमम टाइम जब ये स्ट्रेस या एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तब इनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वर्स हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द सेम कनेक्शन। ओके, तो तो ये मतलब कहीं ना स्ट्रेस कहीं, हाँ, अकेले में। कहीं ना कहीं स्ट्रेस और जो एंजाइटी है आपके गट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है ओके। और साथ साथ आपके स्टमक में एसिड सिक्रीशन भी बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो जहाँ पे वो ट्रिगर का काम करते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो मतलब स्ट्रेस भी आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको जी। लोग बहुत ऐसे समझते हैं बट कि द चलो गुड थिंग स्ट्रेस ही इज तो है। बट द गुड थिंग इज कि स्ट्रेस आपका सेल्फ कंट्रोलेबल है ना। हाँ, लेकिन बाकी चीज़ें पर थोड़ा-सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते लोग। जैसे मैं अपने दोस्त का एग्ज़ाम्पल दे रहे थे जी। कि ठीक हो गया तो उसको लगा कि अब मैं वापस से फिर से वो नहीं, खाना-पीना देखो, अगर शुरू कर मोटिवेटेड सकता हूँ। मोटिवेटेड आप हो और डेडिकेटेड हो, तो कुछ भी चीज़ जो बैड लाइफ़स्टाइल है या एडिक्टेड हो, उसको खत्म किया जा सकता है। मोटिवेशन से ज़्यादा मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग जो है उन्हें लगता है कि हम सब चीज़ें छोड़ ही देंगे तो खाएँगे क्या? एक ही तो ज़िंदगी है, तो जो मन करे, जैसा मन करे, खाओ, पियो, रहो। फिर जब उनको इस तरह की बीमारी होती है तब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, एक ही ज़िंदगी है, अच्छे से रहना और बिल्कुल, हेल्दी रहना है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे आपने इतने हमें सिम्पटम्स बताए, आपने सर्जिकल ऑप्शंस बताए, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर अल्सर हो चुका है तो कैंसर में तब्दील होने के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं? और कैंसर के सिम्पटम्स क्या नॉर्मल अल्सर के सिम्पटम्स से अलग हो सकते हैं? इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करके जी, समझें? बिल्कुल। जिन लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर्स होते हैं, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर में तब्दील होने के। ठीक है।
कैंसर के सिम्टम्स कुछ ओमनियस सिम्टम्स है जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ऑल ऑफ ए सडन अगर किसी को अल्सर की प्रॉब्लम चल रही है सालों से, और रिसेंटली देखा कि उसका भूख भी डाउन हो गया है, भूख कम हो गई है, वेट लॉस होने लगा है, वजन कम हो या गया फिर ऑन एंड ऑफ बीच में स्टूल ब्लैक आने लगा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स हैं जो हमें प्रिडिक्ट कराते हैं कि यस समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड, और वहाँ पे जो अल्सर की प्रॉब्लम है शायद वो कैंसर में तब्दील हो रही है। तो ओके, इन सिम्टम्स के लिए बहुत ध्यान कॉशियस रहना देना है चाहिए, आपको और नोटिस एग्जैक्टली। करना है। तो जो स्टमक अल्सर से होने वाला कैंसर है, क्या उसे स्टमक कैंसर कहते हैं या कुछ अलग टाइप का कैंसर होता है वो? स्टमक अल्सर में जो कैंसर होता है वो स्टमक कैंसर ही कहा स्टमक जाता है कैंसर उसको। ही होता जी, है। तो फिर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में क्या नॉर्मल कैंसर की तरह ही ट्रीट किया जाता है? कीमोथेरेपी, अलग-अलग तरह की वो थेरेपीज़ ही दी डिपेंड करता जाती है है? वैरायटी ऑफ कैंसर पे, ओके, क्योंकि ये जो कैंसर होते हैं काफ़ी वैरायटी के होते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा-सा बायोप्सी में डिटेक्शन, उसके अलावा स्टेजिंग, ये सारे मोडालिटी यूज़ करके फिर ट्रीटमेंट टारगेट किया जाता है। ओके। और अगर कैंसर हो गया तो क्या ये हर बार डेडली होता है स्टमक अल्सर का कैंसर, या कभी-कभी इसको अर्ली स्टेजेस में पकड़ करके नॉर्मल भी ट्रीट किया जा जैसा सकता है? मैंने आपके साथ वो केस सिनेरियो से हुँ, शेयर किया था अपने पेशेंट का, उनका कैंसर बहुत अर्ली फेज में डिटेक्ट हुआ था। ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। ओके, तो उनको वहीं पे बेस्ट थिंग कि वहीं पे उसको डिटेक्ट किया गया और ट्रीट कर दिया गया। ओके, दैट जेंटलमैन इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ, फाइन। डूइंग हिज लेकिन जॉब। अगर कैंसर नहीं ट्रीट किया गया समय रहते? तो फिर वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है। हुँ, कैंसर जितना ज़्यादा स्टेज में प्रोग्रेस करता है, अगर लास्ट स्टेज में आता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है हमारे लिए भी हुँ। चीज़ें, उसको ट्रीट करना, टारगेट करना। तो ऐसे में फिर ट्रीटमेंट में क्या मतलब बेस्ट इज़ द प्रिवेंशन इज़ द क्योर। क्योर? सो हमको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट कैसे करना है? हेल्दी लाइफ़स्टाइल लेके, हुँ। बैड फूड हैबिट्स अवॉइड करके, और अपना स्ट्रेस और ये एंग्ज़ायटी को कंट्रोल करके। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि डराने के पर्पज़ से नहीं, आप एक अवेयरनेस क्रिएट करने के जी, पर्पज़ से हमारी ऑडियंस को एक टिप ज़रूर दें कि अगर आपने स्टमक अल्सर को समय रहते नहीं पहचाना, नहीं ट्रीट किया, लाइफ़स्टाइल में बदलाव नहीं किए, जी। तो कैंसर की तरफ तब्दील हो सकता है, और अगर उसमें भी वो लास्ट स्टेज पे चला गया, तो फिर आपके लिए मामला जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। देखिए, मैक्सिमम केसेज़ में आपकी बॉडी आपको हिंट देगी। हुँ, अगर आपको बार-बार दर्द हो रहा है, हुँ, स्पाइसी या फिर सिट्रस फ्रूट्स या फूड लेने पे आपको सिम्पटम्स प्रोड्यूस हो रहे हुँ, हैं, तो आप टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करो, टाइमली डिटेक्ट करो उसको और क्योर कराओ। हुँ, इसमें बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे अल्सर जो कैंसर में तब्दील कैंसर में होते हैं, तब्दील ऐसा होता नहीं है। है। हुँ। मैक्सिमम केसेज़ मेडिसिन से ट्रीट किए जाते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल वैसे भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ बताइएगा कि स्टमक अल्सर अगर हम देख रहे हैं हमारे शरीर में है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो गट फ्रेंडली हो हमारे बॉडी के लिए, जो हम खा सकते हैं, डाइट में शामिल कर सकते हैं, ताकि अगर शुरुआत में ही स्टमक अल्सर है, अगर हम ये चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं तो वो नॉर्मल भी ट्रीट हो सकता है? देखिए, अगर जो कॉमन कॉज़ है अल्सर का एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डाइट से यस काफ़ी हद तक सिम्पटम कंट्रोल होते हैं, हम्म, बट ये जो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है वो विदाउट मेडिसिन केवल डाइट से कंट्रोल करना मुश्किल है। मुश्किल है। बट यस, डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रोबायोटिक्स, हम्म, जो आपका होममेड दही है, दैट इज़ द बेस्ट प्रोबायोटिक अवेलेबल। हम्म, आप उसका सेवन करिए। मिल्क भी ले सकते हो। कुछ केसेस में मिल्क भी आपको हेल्प करता है, जैसे मिल्क जब आप लेते हो तो वो कोटिंग कर देता है। कोटिंग करके अल्सर के सिम्पटम्स को थोड़ा कंट्रोल करता है, बट नॉट एवरी टाइम। एवरी टाइम। यस। तो ये दूध और दही जो चीज़ है, जी, अगर हम लेते हैं तो थोड़ा बहुत यस। अल्सर के सिम्टम्स को हील किया जा इवन आपका सकता है। दही तो बेस्ट प्रोबायोटिक है आपकी गट के लिए, हम्म, ओवरऑल आपकी गट को हेल्दी रखता है। एग्जैक्टली तो दही को हमें डाइट में ज़रूर यस, शामिल करना श्योर। चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने स्टमक अल्सर के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बातचीत की है, आपने डिटेल में हमें हर एस्पेक्ट को समझाया है। एक और बता दीजिए बात कि अगर स्टमक अल्सर हो गया है तो बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी क्या वो अफेक्ट करता है? देखिए, स्टमक अल्सर बेसिकली जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, मैं बात करूं, अगर किसी को अल्सर डेवलप हो रहा है और ट्रिगर फैक्टर उसके अल्कोहल है, स्मोकिंग है, हाँ, इट्स नॉट अबाउट द अल्सर, ये बाकी ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है। तो एज आई सेड कि मोर देन 90% जो कैंसर्स हैं वो स्मोकिंग से लिंक्ड होते हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी में एक ही पैथोलॉजी हो रही है, हुँ, वो कोई और डिजीज भी डेवलप हो सकती है। हो तो सकती है। बेस्ट इज द प्रिवेंशन। एग्जैक्टली, प्रिवेंशन इज़ द की एंड क्योर यस, ऑल्सो। और हम भी इस सेशन के माध्यम से अपने ऑडियंस को यही बताना चाहते हैं कि डॉक्टर ने जितनी सारी चीज़ें अगर हमें बताई हैं, हम थोड़ा बहुत भी अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर ले, तो बहुत हद तक स्टमक अल्सर होने के जो चांसेस है, जो उसका खतरा है, उससे हम उसको कम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यस, यस।
थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में स्टमक अल्सर से रिलेटेड कोई और सवाल भी रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।